नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोढा। आज हमारे खास कार्यक्रम संघर्ष से शिखर तक में हम मिलाते हैं केशव जी जालान, जो कि वाराणसी भगवान विश्वनाथ की नगरी में बसे हैं और 1974 से उन्होंने अपनी व्यापार को ऐसी ऊंचाई दी कि आज उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में एक जालान ग्रुप का अलग ही पहचान बनाकर आज हमारे साथ में जालान ग्रुप के चेयरमैन केशव जी खुद हमारे साथ में जुड़े हैं। केशव जी, हमारी खास कार्यक्रम संघर्ष से शिखर में आपका स्वागत है। धन्यवाद। केशव जी, क्या कहोगे? 1974 से आपका ये ग्रुप कार्यरत है। ये संघर्ष, ये जो सफलता की जो आज सीढ़ियों पर आप इतने सालों से आज वर्क करके आज अपने पूरे देश में आपने एक अपना व्यक्तित्व बनाया है, अपनी ब्रांड को ग्रांड वैल्यू बनाया है, ये कैसे बना, कैसे सब कुछ हुआ? जी। 1974 में दुकान की गई। औरतों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, पर पूरे विश्व में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसने संघर्ष न झेला हो। और संघर्ष के फल आश्चर्यजनक होते हैं। और जहां आपने शिखर की बात की तो तुलसीदास जी रामायण में कह गए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। तो उसके लिए हमने कोई पर्टिकुलर लक्ष्य के आधार पर कुछ भी नहीं किया। जो कुछ भी मिला वो प्रभु कृपा से मिला। और बनारस की बहुत प्रसिद्ध चौपाई है कि 12 पुत्र पिता के धर्मा, पुत्र की उन्नति पिता के धर्म से होती है। वो हमें सौभाग्य से मिली और वही सफलता का कारण बनी। केशव जी, आज जालान ग्रुप टेक्सटाइल में जैसे हमारी चर्चा हुई उसमें आपने बताया कि हमारा पुश्तैनी ये बिजनेस है, और आज टेक्सटाइल में वो पहले का टेक्सटाइल और आज के टेक्सटाइल में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। तो नई टेक्नोलॉजी और नए टेक्सटाइल के युग को आपने किस प्रकार अपनाया? देखिए, टेक्सटाइल में रोज नई चीज आती रहेगी, ये रुकेगी नहीं। उसके लिए हमको अपडेट होना पड़ता, हम पहले से पहले उसकी तैयारी करके रखते हैं, इसलिए हम सफल हैं। जालान जी, केशव जी, आपने पढ़ाई कितने तक की? मैं 10वीं फेल हूँ। उसके बाद दुकान में लगना पड़ा, वो हमारी टॉप प्रायोरिटी बन गई। तो उसके कारण पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो पाई, क्योंकि पढ़ने में भी मैं बहुत तेज नहीं था। पर उस बात की कोई ग्लानि या शिकवा मेरे को नहीं है। मेरे को कहीं नहीं लगता कि मेरे व्यापार के क्षेत्र में मेरी पढ़ाई कहीं आड़े आती है। जालान जी, आपने शुरुआत में कौन से साल में गद्दी आपने संभाली, और ऐसा क्या कारण था कि मैंने अभी व्यापार करना है? क्योंकि पहले हर आदमी को ये होता है ना कि मैं पढ़ाई 10वीं क्लास पढ़ना, उस टाइम की बात तो अलग थी, लेकिन 10वीं के बाद में जैसे आपने 10वीं फेल, उसके बाद में क्यों आगे पढ़ाई आपने रेगुलर नहीं रखी और क्यों आपने गद्दी संभाला? वो कौन सा साल था और क्यों आपने गद्दी संभाली? ऐसा है कि मैं बहुत छोटे से गांव का रहने वाला हूँ और मेरा पढ़ाई का काफ़ी वर्ष गांव में रहा। जैसे कि गांव में व्यवस्था होती है कि घर और दुकान एक में होती है, तो जब मैं कक्षा 6, 7, 8 में था तो पढ़ाई के साथ भी हम लोग दुकान को देखते थे। तो वो हम लोगों के खून में। फिर मैं रांची दुकान को देखने लगा। 3 साल मैंने रांची की दुकान देखी। फिर जब 74 में बनारस की दुकान खुली तो मैं वापस बनारस आ गया। और संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। संघर्ष एक चैलेंज है। दुनिया में आप एक उदाहरण नहीं दे सकते कि जिसने संघर्ष किया हो और असफल रहा हो। ये बाप बेटे का एक खेल है। आज आप अपने संतान के साथ कोई खेल लेंगे तो आप उसे जिताएंगे कि हराएंगे? जिताएंगे।
तब तो वो अभिमानी हो जाएगा, सर्वस्व दांव पे लगा देगा, कंगाल हो जाएगा। ये हम बाप बेटे का खेल है। ये ऊपर वाला अपने विश्वास की परीक्षा लेगा, पहले वो हराएगा, पर बाद में जिताना उसकी जिम्मेवारी है, बशर्ते कि हम संघर्ष करते रहे। हमने समझौता कर लिया तो हमारा वहीं दी एंड हो जाएगा। केशव जी, ऐसी कोई बात आपके फादर ने आपको ऐसा कुछ, जैसे एक होता है ना कि प्रेरणा, ऐसा कुछ कहा जिससे आपने क्या एक अपने व्यापार के लिए एक सूत्र बना दिया हो, एक मंत्र बना दिया हो? ऐसी कोई बात जिससे उनकी आपकी बातचीत सफलता से, का सूत्र हो? उनकी बातचीत के आधार पर मैं जब व्यापार में आया तो मैंने पहला नारा दिया, व्यापार युद्ध है, प्रतीक्षा व्यापार नहीं है। और वह जहां भी बोला जाता है वो मेरे नाम से जाना जाता है। व्यापार युद्ध है, हमें हर समय अलर्ट रहना है, नहीं तो सामने वाला गोली मार देगा। हमको उससे बचाइश भी करना है, अटैक भी करना है। केशव जी, आप समाज सेवा भी करते हैं, व्यापार भी संभालते हैं। आज जैसे आपका ये कार्यक्रम था तो पारिवारिक भी काम थे, लेकिन उसके बीच में व्यापार के लिए भी काम निकालना, उसके बीच में यदि कुछ सोशल काम है वो भी निकालना, तो सारा टाइम कैसे मेंटेन करते हो? ऐसा दुनिया में सबसे व्यस्त आदमी है वो है जिसके पास कोई काम नहीं है। मेरे को एक बात बताइए, पीयून ज्यादा काम करता है, पीयून को ज्यादा समय मिलता है कि पीएम को ज्यादा समय मिलता है? होने तो 24 घंटे हैं, उसी में हमको सब टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, वो हम करते हैं। अब सुनिए, शिवानी बहन को सुनिए, उसका पूरा कैसेट भी है, किताब भी है। कोई कहता है कि हमको समय नहीं मिलता है या मेरे पास समय नहीं है, सुनने में कैसा लगता है? अब जरा सुन के देखिए, समय की कोई कमी नहीं है, हमको उसका आधार बंटवारा करना है, जिसको कि हम लोग टाइम मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। जालान जी का कितना टाइम मैनेजमेंट, कितने बजे जालान जी का गुड मॉर्निंग होता है और कैसे कैसे दिनचर्या किस प्रकार की? ऐसा है, जालान जी सॉरी, मैं ये बात बराबर कहता हूँ कि सूरज डूबने से मेरे लिए ना रात होती है ना उसके उगने से सुबह होती है। हमको जब नींद आती है सो जाता हूँ, जब नींद खुल गई उठ जाता हूँ, ना घड़ी देखकर सोता हूँ ना घड़ी देखकर उठता हूँ, न मेरा नाश्ते का कोई टाइम फिक्स है न खाने का, जब भूख लगती है खा लेता हूँ। इसलिए कोई रूटीन बेस काम नहीं है। आज जालान ग्रुप बना है, हाँ, तो उसमें कई मेहनतें लगी होगी, हाँ, कई उसमें सफलता के सूत्र भी होंगे। हाँ। तो जालान ग्रुप के लिए सफलता का सूत्र क्या रहा? देखिए, सफलता का पहला सूत्र है कृतज्ञता, एहसान मानना, शुक्रगुजार होना। उसके बिना कोई सफल नहीं हो सकता। एक मार्केट में 50 दुकान होती है, चलती किसी एक की है, क्यों? स्वभाव उसका अक्खड़ भी हो सकता है, लोग उसको व्यवहार कुशल नहीं बोलेंगे, पर दुकान उसी की चलेगी। तो पहला सूत्र है कृतज्ञता। दूसरा, माता पिता गुरु की कृपा, उसके बिना कोई सफल नहीं हो सकता, उनकी कृपा चाहिए। भले ही योग्यता में कमी हो पर उनकी कृपा चाहिए। और जब सबसे जरूरी बात कि एवरेज एक हफ्ते में आदमी 40 घंटे काम करता है और 40 घंटे में रूटीन काम होते हैं। आगे बढ़ने के लिए 40 प्लस काम करना पड़ेगा, चाहे पढ़ाई हो चाहे काम हो, 40 प्लस काम करना पड़ेगा। ये जो हम लोग अंग्रेजी में टाइकून जिसको कहते हैं, जो बड़े आदमी होते हैं, अब ताज्जुब करेंगे, वो 70 से 80 घंटा काम करते हैं। आज भी आप मेरे पास बैठिए, आपको लगेगा नहीं कि मैं कुछ करता हूँ, फिर भी आज भी मैं 50 से 55 घंटे काम करता हूँ। तो घंटे तो पूरे करने पड़ेंगे। आप कितने भी तेज हो,
घंटे पूरे नहीं करेंगे तो सफल नहीं होंगे। जालन जी, 1974 में आपने अपना जो है कार्य शुरू किया। हाँ। फादर साहब आपकी गादी संभालते थे उस टाइम, और जब बनारस आए उस टाइम भी ये रिटेल काउंटर है ना, रिटेल का वर्क इधर ज़्यादा होता। तो शुरुआत में आप लोग कैसे, जैसे रांची छोड़ के यहाँ पर आए, रांची छोड़ के कौन से साल में यहाँ पे आए? नहीं, आ तो हम 1970 में गए थे बनारस, फिर पढ़ाई करने के बाद हम रांची चले गए। फिर जब ये दुकान 74 में खुली तो मैं वापस यहाँ आ गया। शुरुआत में आपने क्या किया यहाँ पे? शुरुआत में क्योंकि पापा जी गद्दी यहाँ संभालते थे, फिर आप लोगों को तो गद्दी पे तो बैठने का काम होता था नहीं, क्योंकि गद्दी तो पे पापा बैठता तो बैठे ही रह जाता। वो तो हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न था कि दुकान मेरे को हर हाल में चलानी थी, नहीं तो नौकरी करनी पड़ती। पढ़ाई नहीं थी तो नौकरी भी अच्छी नहीं मिलती, तो मेरे लिए चैलेंजिंग जॉब था, जिसको कहते हैं जीवन मरण का प्रश्न था। पहले दिन 156 रुपए की बिक्री हुई, 2 दिन दुकान में बोनी नहीं हुई, तो जो चाय पान का खर्चा भी लगा वो हम लोगों ने रोकड़ में नहीं लिखा हिसाब में कि कुछ हुआ नहीं, और हम खर्चा भी लिखे। उसके बाद हमने साइकिल लिया और दुकान दुकान जाकर कपड़ा बेचना शुरू किया। गांव में जाने लगे। गांव में कपड़ा ले जाना संभव नहीं था, तो हम पंपलेट लेके जाते थे, व्यापारियों से मिलते थे कि भाई ऐसे हमने दुकान खोली है, हमारे यहाँ ये सामान आपको मिलेगा, आप दुकान आइए। करते करते धीरे धीरे दुकान चल निकली। जालन जी, एक चीज़ क्या है, आप लोग है ना, आपने उस टाइम जैसे आप गांव में जाते थे, हाँ, मेन क्या है, एक व्यापार के लिए जो सबसे लास्ट जो बंदा बायर्स होता है उसकी चीज़ सी है ना, उसको क्या डिमांड है, क्या चाहिए, वो समझना जरूरी होता है। तो आपने भी उस टाइम जब साइकिल पे, आप कहते हैं कि साइकिल पे मैं गया, वहाँ लोगों से मिलता था, दुकानों पे माल देता था, आप लोग जो जिनको जरूरत, जैसे मेरे को कपड़े की जरूरत, मेरे पास जैसे है, तो ऐसे आप लोगों के जैसे उस टाइम के युग में, जैसे 1974 की जब आप बात कर रहे हो, तो 1974 में ज़्यादातर कपड़ा कैसा बिकता था और कैसे लोग कौन से कपड़े की ज़्यादा मांग रखते थे? देखिए, उस समय सिर्फ कॉटन कपड़ा था, सिंथेटिक कपड़े नहीं थे। ज़्यादा कपड़े मिलों से आते थे। डिसेंट्रलाइज सेक्टर, पावरलूम सेक्टर इतना डेवलप नहीं था। मेरे से कई बार इंटरव्यू में पूछा गया कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए आप क्या करते हैं। मेरा बड़ा सीधा सा जवाब है कि मैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ नहीं करता। न मेरे को इस बात से मतलब है कि कस्टमर सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं हुआ, इस बात से भी हमको मतलब। मेरे हिसाब से सेटिस्फेक्शन वर्ड ही गलत है। सेटिस्फेक्शन क्या है? कस्टमर ने कहा दाम कम ले लो, मैंने कम ले लिया, वो सेटिस्फाइड हो गया, पर मैंने कॉन्फिडेंस तो खो दिया ना। तो हमारा जो मेन है वो है कस्टमर का कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस कभी संस्था पर नहीं होता, वो व्यक्ति पर होता है, और वो लाख में कोई एक आदमी पैदा कर पाता है। तो आज मेरे पिताजी या मैं, व्यापारियों के बीच एक कॉन्फिडेंस का नाम है। व्यापारी को मालूम है कि मेरे यहाँ कोई गलत उसके साथ नहीं होगा। जालन जी, आज की बात करें, जैसे इस समय की बात करें, तो सबसे ज़्यादा कौन से कपड़े की मांग रहती है आजकल? नहीं, अब तो कपड़े में सिंथेटिक आने के बाद इतनी वैरायटी है कि पर्टिकुलर किसी कपड़े के बारे में कौन सी मंडी की ज़्यादा बात करें, जैसे कि अब तो नहीं, अभी सबसे बड़ा सूरत है। सूरत भी सबसे बड़ा मंडी है, जयपुर भी मंडी है, कलकत्ता भी। कोई समय मैनचेस्टर, बॉम्बे हुआ करता था। आज के दिन सबसे बड़ी मंडी सूरत है, और सबसे ज्यादा सेल, पूरे दुकान की सेल का 60% लेडीज आइटम ही बिकता है, चाहे साड़ी हो चाहे सूट हो।
बाकी 40% में सब आइटम आते हैं। कोरोना काल था, लोगों का सारा व्यापार, दिन की गतिविधि अस्त व्यस्त हो गई थी। शादियों की सीजन जो थी, लोग शादी नहीं कर पाए क्योंकि लॉकडाउन था, परमिशन नहीं मिल रही थी। उसको देख के गिराइकियाँ भी बंद हो गई थी। तो क्या अब जो है गिराइकियाँ खुलने के आसार है आगे की क्या? देखिए, जहाँ आप लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, हमारे पिताजी एक बात बराबर कहते थे कि पूरे बनारस को जेल में बंद कर दिया जाए, क्या फर्क पड़ता है। तो वो कोई व्यक्तिगत अकेले मेरी समस्या नहीं थी, पूरे देश की थी, पूरे विश्व की थी। तो उसका तो हमें फेस करना है। आज एक उत्तर प्रदेश में और बिहार के अंदर आज जालान ग्रुप का नाम है। हाँ, जालान ग्रुप ये 2 ऐसे राज्यों के अंदर सबसे ज्यादा माल सप्लाई करता है। तो क्या एक आगे का समय कैसा रहेगा, गिराइकियाँ कैसी रहेगी? क्योंकि हमारे जो दर्शक है पूरा टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं, टेक्सटाइल के लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि साहब क्या आगे के समय कैसा रहेगा? ऐसा है, हमारे पिताजी एक बात बराबर कहते थे कि व्यापारी और संत हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो हम लोग मोदी जी वाली भाषा बोलते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। और ऐसा है कि मंदी, व्यापार में मंदी मतलब सेल के मामले में ये कोई पहली दफे नहीं हुआ है, पहले भी कई बार हुआ है। पर ये समुद्र की एक शांति है, इसके बाद तूफान है। तो व्यापार आगे बहुत अच्छा रहने वाला है। और हमेशा हमें व्यापारी हैं तो पॉजिटिव है। आपको एक मजेदार बात बताऊं, मैं दुकान में राउंड लेते रहता हूं, कस्टमर मिला मैं उससे पूछता हूं, सेठ जी कोई दिक्कत, कोई असुविधा? अगर किसी व्यापारी ने मेरे को कह दिया कि मेरे को ये माल नहीं मिला, मेरे तेवर बदल जाते। व्यापारी को कहता हूं चलो उतरो नीचे, किसने तुमको व्यापारी बना दिया? अब वो भी चौंकता है कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया। भाई उसने तो यही कहा कि हमको ये माल नहीं मिला, उसको नहीं मिला तो उसने बोला। पर मैं नाराज होता हूं, व्यापारी होकर निगेटिव बात करते हो। ये कहो हमें ये माल चाहिए, अभी मिलेगा। तो व्यापार में नेगेटिव टॉक, नेगेटिव थॉट्स अलाउ ही नहीं है, उसका स्थान ही नहीं है। ये अच्छी तरह सभी व्यापारी नोट कर ले। लोग कहते हैं सब बेईमान हो गए, ये स्वाभाविक बात है। अरे भैया सब बेईमान हो गए तो पहले तो बैंक बिल्टी माल आता था, आज सबको डायरेक्ट बिल्टी कैसे आ रही है अगर लोग बेईमान हो गए? तो हमें ये नकारात्मक मानसिकता, अगर हम व्यापारी हैं तो समूल नाश करना होगा। केशव जी, एक सफल कारोबारी को एक अपना सफल कार्य करना है और अपनी ब्रांड को लेके चलना है और अपनी ब्रांड को हमेशा आगे बढ़ाना है, एक ग्रो के ऊपर संघर्ष से शिखर तक लेके जाना है, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? उसके सफलता के सूत्र क्या होने चाहिए? धीरू भाई अंबानी का एक ही था, कौन हमारा है कौन हमारा नहीं है। और उसके लिए उसके निर्णय अलग अलग होते थे। इससे मतलब नहीं कि किसी ने कम माल लिया या ज़्यादा लिया। तो व्यापार में चूंकि हमें लंबा रिलेशन कायम करना होता है, तो हम पहले ये देखते हैं कि कौन हमारा है कौन हमारा नहीं है। और जब इसकी पहचान हो जाएगी तो व्यापार दिनों दिन उन्नति करेगा। केशव जी, आज टेक्सटाइल के अंदर जो टेक्सटाइल की जैसे पॉलिसी है, गवर्नमेंट की कई पॉलिसियाँ हैं, उसका सीधा व्यापारी को उसको फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता है? आज टेक्निकल टेक्सटाइल की बात करें, इंडिया के सामने पहले इंडिया का अच्छा टेक्सटाइल का वर्क हुआ करता, लेकिन अब जो है ना, चाइना भी है, बांग्लादेश भी है, बहुत सी देश टेक्सटाइल के सामने खड़े हो गए। एक्सपोर्ट का जो वहाँ से एक्सपोर्ट जो है, यहाँ से एक्सपोर्ट कम है और माल वहाँ से बहुत ज़्यादा यहाँ आता है। तो क्या इंडिया के टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को क्या यहाँ के टेक्सटाइल को प्रोत्साहन देने की जरूरत नहीं है? नहीं, सरकार प्रोत्साहन दे तो स्वागत है उसका, उसका कौन विरोध करेगा। पर सवाल इससे नहीं है। एक साधु
नदी के किनारे नहाने के लिए बैठा था, पर नदी में उतरे नहीं। काफी देर बैठा रहा तो एक नाविक ने पूछा, महाराज काहे बैठे हो? बोले नहाने के लिए। तो बोले नहाओ। बोले ये जो तरंग है ये शांत हो जाए तो मैं नहा लूं। बोले महाराज ये तरंग कभी शांत नहीं होने वाली, तुम्हारे में साहस है तो कूद जाओ। तो ये तरंगे कभी खत्म नहीं होगी। उन तरंगों से हमें साहस से, हिम्मत से, व्यापारी मतलब हिम्मत और हौसला होता है, उससे हमें उसका सामना करना है। ये सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपना ध्यान नहीं भटकाना है। चाइना आके हमारे व्यापारी को माल नहीं बेचने वाला है, उसको तो हम ही को बेचना है। तो ये सब कोई ये नहीं है। बहुत लोग मेरे को कहते हैं कि रेडीमेड का आगे मार्केट आ रहा है, फैब्रिक बिकना बंद हो जाएगा। हम बोले भाई किसकी फैब्रिक की सेल कम हुई? हर कपड़ा अपना स्थान बनाता है। मैं बॉम्बे रहता था, जो फिल्म स्टार्स का कपड़ा सिलता है उससे मैं कपड़े सिलवाता था, क्योंकि मेरा परिचय भी था उससे। उस समय उसने सबसे महंगा विदेशी कपड़ा दिया और आज वही कपड़ा सबसे सस्ता हो गया। तो इससे क्या मतलब है? हमें कष्ट। हाँ केशव जी, पहले 1974 में आपने कपड़े का कारोबार चालू किया। उस टाइम पेमेंट का जो धारा धोरण था, बाहर की मंडियों में पेमेंट कब देना होता था, ये ऐसा है। हाँ। जितने नियम टूटते हैं वो लोभ के कारण टूटते हैं। बिक्री कम है, व्यापारी ने आया माल लिया, सेठ के दिमाग में आता है रुपए में खतरा नहीं है, जो माल, तो वो पेमेंट काय समय से करेगा? ये तो हमारी कड़ाई है कि व्यापारी को उसका पालन करना होता है, क्योंकि उसको मालूम है पेमेंट लेट करूंगा यहाँ माल नहीं मिलेगा। अगर हम लोभ करते हुए कोई नियम को चाहें, हम अपना सुधार कर सकते, जमाने भर का सुधार करने का हमने ना ठेका लिया ना कोई कर सकता है। मैंने अभी 2 दिन एग्जीबिशन चल रहा है, इसमें मैंने देखा, हम लोगों ने जानने की कोशिश भी की, बाहर के जो व्यापारी है तो उनसे भी पूछा, आप माल पूरा आपके यहाँ पे आता है, या जैसे व्यापारी जैसे एग्जीबिशन जो आपका जो रखा था आज फेयर जो है, इसके अंदर व्यापारी जो बाहर के जो ट्रेडर्स है, जो सप्लायर है, उनसे ऑर्डर लिखा रहते हैं आपकी ऑर्डर बुक पे। उनको हमने बार बार घुमा घुमा के पूछा कि साहब आप यदि कैश पेमेंट उनको दो तो आप डायरेक्ट डील नहीं कर सकते। बोले नहीं करेंगे। आप उनसे क्वांटिटी में माल लो तो भी बोले हम नहीं करेंगे। जो हम है ना, आगे वाला आज की नई टेक्नोलॉजी कर भी सकते हैं, लेकिन ऐसा क्या है जालान जी के पास में कि आज इतने व्यापारी, हम तो ये देख रहे थे कुंभ, इतनी बड़े लेवल पे इतने बड़े व्यापारी, सप्लायर भी पूरे देश के। हमने देखा कि हम सूरत से आ रहे हैं तो सूरत के व्यापारी होंगे, 1-2 जगह के और के होंगे, लेकिन यहाँ तो पूरे देश के। ऐसा कोई जगह नहीं, टेक्सटाइल का कोई छोटे से छोटा यूनिट नहीं, वहां के लोग आपके पास में नहीं है। तो इसका राज क्या है? ऐसा है, व्यापारी सप्लायर भी आपके साथ में जुड़े हुए हैं, तो सामने बायर्स भी आपके साथ में जुड़े हुए हैं। कोई डायरेक्ट डील करना चाहे वो नहीं कर सकता, क्यों? ऐसा उसका क्या कारण? जरूर करे, हमारी तरफ से कहाँ मना है। मैंने अभी एक वर्ड का कॉन्फिडेंस, व्यापारी को कॉन्फिडेंस मेरे पर है, उस सप्लायर पर नहीं है। वो हमसे आधे दाम में भी दे दे तो भी नहीं लेगा, इसलिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि कॉन्फिडेंस संस्था पर नहीं होता, व्यक्ति पर होता, और कोई लाख में एक व्यक्ति ये पैदा कर सकता है। चलो, तो आप चिंता न करो, हम तो तैयारी, हम तो आमने सामने बैठा रखे हैं, रेट भी वही बताते हैं, माल लेने वाले भी वही लेते हैं। आप किसी समय मेरे दुकान आए, कोई कस्टमर हमारे यहाँ रेट नहीं पूछता, माल ले लेगा। हाँ, क्या संदेश देना चाहोगे हमारे टीवी चैनल के माध्यम से कपड़ा बाजार से, टेक्सटाइल से जुड़े सभी दर्शकों को, और आपको जो लोग देख रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे खास करके? ऐसा है, मैं एक अपने रिटेलर के यहाँ दुकान की ओपनिंग के लिए गया, वहाँ उसने मीडिया वालों को बुला रखा था। मीडिया वालों ने यही सवाल मेरे से किया, तो मैंने कहा कि मेरी दुकान से काम करे और सामने वाले की सेल बढ़ जाए
तब मेरे को लगता है कि मैं अपनी ड्यूटी सही कर रहा हूँ। बड़ा सीधा सा है, जो आपसे काम करे उसकी सेल बढ़ जाए। आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी को समझिए, उसको पूरा कीजिए और मस्त रहिए। जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केशव जी जालान, पिछले कई सालों से कपड़ा कारोबार से जुड़े हुए हैं, साथ ही सोशल वर्कर भी हैं और अच्छी पेठ इस उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर जालान ग्रुप के बनाकर बैठे। तो आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।